कल हमने पढ़ा लेटिट्यूड्स के बारे में। लेटिट्यूड्स की मेन लाइन थी इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर वाला सारा हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फेयर, इक्वेटर से नीचे वाला सारा हिस्सा साउथ हेमिस्फेयर। जब भी हम लेटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं तो एक हद तक ही हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि जमीन खत्म होती है पोल्स पे आके। 0 से ऊपर 15 डिग्री, 15 से ऊपर 30 से ऊपर 45 से ऊपर 60, 75, और इस पॉइंट पे क्या आएगा 90 डिग्री, जिसे कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल। क्लियर है। वैसे जब हम आते हैं साउथ हेमिस्फेयर में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 एंड 90 डिग्री साउथ पोल। तो अगर आपसे सवाल पूछे टोटल लैटिट्यूड्स कितनी ड्रॉ की गई मैप में, तो कितनी है? 90 × 90 कितना बन गया? 180 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। इंडिया में वैसे सवाल पूछा गया था उनके यूपीएससी एग्जाम में, टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, तो वहां पर दो ऑप्शंस देखे गए थे। अगर तो आप इक्वेटर की वैल्यू खुद पुट करेंगे, इक्वेटर एग्जिस्ट करती है, तो 180 जमा इक्वेटर कितना बन गया? 181। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का सवाल पूछा नहीं गया। अगर कभी पाकिस्तान में सवाल आ जाए टोटल कितनी लैटिट्यूड लाइंस हैं, तो ऊपर जो अर्थ की टॉप है नॉर्थ, वो है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और नीचे है 90 डिग्री साउथ पोल। क्लियर है। कल को हम डेजर्ट्स पढ़ेंगे जो मैं कहूंगा पोलर डेजर्ट है। तो पोलर से क्या मुराद है? वो अर्थ के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मौजूद है। ये हमेशा आपने याद रखना है। अगर मैं कहूंगा नॉर्थ पोल, तो आपने समझना अर्थ का ये वाला ऊपर वाला टॉप, और अगर मैं कहूंगा साउथ पोल, तो आपने ये वाला टॉप समझना है। क्लियर है। इससे आगे अर्थ नहीं है, लिहाजा और लैटिट्यूड लाइंस ड्रॉ नहीं की जा सकती। सारी लैटिट्यूड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन लेंथ इक्वल नहीं है जमीन की शेप की वजह से। हाँ जी। तो वो आपको इक्वेटोरियल जोन याद है? जोन से याद है, टोरिड जोन, इक्वेटोरियल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो आप जिस जोन में जाएंगे वो टेम्परेचर आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाहिर बात है टोरिड जोन है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेट जोन मिलेगा, उससे ऊपर जाएंगे तो पोल पे आपको फ्रिजिड जोन मिलेगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? क्लियर है? वो अभी मैंने पढ़ाना है आपको। इन लोगों ने पहले एक दफा लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रो है, तो आप लोगों को भी प्रो तक पहुंचा देना हमने इंशाल्लाह। उसके बाद हमने एक लाइन पढ़ी, प्राइम मेरिडियन लाइन। नॉर्थ टू साउथ। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या चीज करती हैं, बताएं क्या फंक्शन है इनका? ठीक हो। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 39, 60 करते करते जो है वो 180 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे मैं ड्रा, पॉसिबल नहीं है ड्रा करना। आपने कभी ग्लोब देखा हो, तो अर्थ जो है उसके सारे सराउंडिंग्स में जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन ड्रॉ की होती है। तो वो कितने का एंगल बनाती है? 180 एक तरफ और 180 एक तरफ, तो टोटल बन जाएगा 160 डिग्री। यहाँ पे हम ड्रा नहीं कर सकते। क्लियर है। वैसे जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर लेटीट्यूड लाइन में कितना डिस्टेंस आएगा? 15 डिग्री का फर्क आएगा। वैसे वेस्ट की तरफ आएंगे तो कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, और यूं करते करते 180 एक साइड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो टोटल बन जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है। लॉन्गिट्यूड्स का काम है टाइम को मेजर करना। जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा प्लस होगा। वैसे जब आप
प्राइम मेरिडियन लाइन से वेस्ट की तरफ आएंगे तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा माइनस होगा। हमने कल ही फॉर्मूला लिख लिया था, सम ऑफ एंगल है 360 डिग्री। जमीन मूव करती है 24 घंटे में तकरीबन 360 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है? 15 डिग्री। ठीक है, तो अगर 0 से 15 डिग्री पे मूवमेंट होगी तो 1 घंटा टाइम में बढ़ेगा। 15 से 30 पे आएंगे तो 1 घंटा और प्लस होगा। 30 से 45 पे आएंगे तो 1 घंटा और प्लस होगा। और इस तरह आगे मामला चलते जाएंगे। हर 15 डिग्री के बाद ईस्ट की तरफ आएंगे, शर्त है कि मशरक की तरफ जाएंगे तो 1 1 घंटा प्लस होगा। वैसे जो वेस्ट की तरफ है वहां पर 1 1 घंटा माइनस होगा। 0 से 15 डिग्री पे 1 घंटा माइनस, 15 से 30 पे 1 घंटा माइनस, 30 से 45 पे 1 घंटा माइनस। और जैसे जैसे 15 15 डिग्री का फर्क पड़ेगा 1 1 घंटा टाइम पीछे चलता जाएगा। अब प्राइम मेरिडियन टाइम जो है वो यूटीसी है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड है। जो उन्होंने टाइम दे दिया है हर इलाके वाले अपने फासले के मुताबिक टाइम एडजस्ट करेंगे। तो पेपर पाकिस्तान में सवाल नहीं आए, इंडिया वाले बहुत आगे जा रहे हैं, इंडिया में सवाल पूछे गए हैं कि सपोज एक साहब हैं जो खड़े हैं प्राइम मेरिडियन लाइन पर, वहां पर दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, तो ईस्ट में खड़े होने वाले साहब जो 45 डिग्री ईस्ट पे खड़े हैं वहां पर टाइम क्या होगा? और 40 डिग्री वेस्ट पे एक साहब खड़े हैं वहां पर टाइम क्या होगा? इधर से देख के नहीं बताना, पेपर में इतना कुछ आप ड्रा नहीं कर पाएंगे। इधर को देख के बगैर जबानी बताना है आपने, क्योंकि ये तो आके बिल्कुल सामने आता प्लस 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 कर लेंगे। मुझे क्या बता रहे हैं आपने, उधर बताना है, मुझे तो आंसर चाहिए। ऑनलाइन वाले भी प्लीज जो है ना आप लोग आंसर कीजिए कि अगर प्राइम मेरिडियन लाइन यूनिवर्सल टाइम में दोपहर के 12 बजे हैं तो ईस्ट की तरफ आपको पता है हर 15 डिग्री के बाद 1 1 घंटा प्लस होगा उस टाइम में, और वेस्ट की तरफ हमेशा टाइम माइनस होगा। तो 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम है और 40 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम है? चलो जी, एक जवाब आ गया है। यार मुझे ना बताएं, मुझे आंसर चाहिए, मैं ऑनलाइन वालों को जरा देख रहा हूँ। आंसर देते जाए जी ऑनलाइन वाले, ईस्ट और वेस्ट दोनों का टाइम बता दें। आपस में प्लीज बहस ना करें, वहां पर आपको बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे आंसर दें, खुद दिमाग लड़ाएं। तो लड़ क्यों रहे भाई? ठीक है, आपका फ्री पीएम नोट कर लिया, बाकी बताएंगे। एम पीएम भी प्लीज मेंशन कीजिए। जो लोग मेंशन नहीं कर रहे वो आपका आंसर ठीक नहीं होगा। और ईस्ट वेस्ट भी मेंशन कीजिएगा। 15 ज़रब 3 कितना होता है? 45। तो 0 से 15 डिग्री पे 1 घंटा प्लस करें, 15 से 30 पे 2 घंटे प्लस करें, 30 से 45 3 घंटे प्लस करें, तो यहाँ पर क्या टाइम होगा? 3 PM। क्लियर? और 40 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको सवाल जो है वो टेक्निक वाला दे दिया। चले एक फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था। वैसे फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, मैं आपको जुगाड़ वाला फॉर्मूला बताऊंगा जिससे मामला ज्यादा इजी हो जाएंगे। सम ऑफ एंगल कितना हम लेते हैं अर्थ का? 360 डिग्री। ध्यान से समझिएगा ऑनलाइन वाले स्पेशली। टाइम जोन कितने हैं? मतलब जमीन ने 24 घंटे में कितने डिग्री मूव करना है? तकरीबन 360 डिग्री, तभी दिनों रात होंगे। ऐसे ही है। फिर सवाल था जमीन जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करेगी। हमने सिंपल तकसीम किया था, तकसीम में हमें आंसर आया 15 डिग्री। आप 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होएगा? 360। मतलब जमीन 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है? 15 डिग्री, इसलिए वहां पर 1 1 घंटा हमने प्लस किया है। क्लियर है यहाँ तक? हर 15 डिग्री के बाद 1 1 घंटा प्लस हो रहा है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? फिर 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट। 15 डिग्री, वही बात मैं थोड़ी सी खोल के लिखी है। अब जमीन जो है वो 1 डिग्री में 1 डिग्री कितने मिनट से मूव करेगी, हमने तकसीम किया 15 को 60 पे, तो आंसर आएगा 4 मिनट में 1 डिग्री। अब 15 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आंसर होगा? 60। मतलब जमीन जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करती है। अब यहाँ पर आंसर है 40। और आप लोग एग्जाम में बैठे और आप लोगों ने ये चीज ड्रॉ नहीं की, और आपके पास टाइम भी नहीं होगा ड्रॉ करने का एक सवाल के लिए। अगर पेपर में सवाल आया तो आप सिंपल 40, 40 डिग्री है
अब इसको मिनट में डिवाइड कर ले, तो जमीन ने 40 डिग्री मूव करना कितने मिनट लगेंगे। तो आप 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आंसर आ गया, 160 मिनट। तो 160 मिनट के आप घंटे अलग कर लें, 60 पे डिवाइड ना भी करें तो 60 मिनट का 1 घंटा है। तो क्या आंसर आएगा इसका, एक मिस पापा 160 मिनट के घंटे बताएं, 2 घंटे और 40 मिनट। तो आपने वेस्ट में हमेशा टाइम माइनस करना होता है, तो वहां पर 12 नून है, तो क्या आंसर होगा, 9:20 ठीक है। आगे समझ ऑनलाइन वालों को। एक और सवाल आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। प्राइम मेरिडियन पे टाइम है दोपहर के 12 बजे। अब एक साहब खड़े हैं 75 डिग्री ईस्ट में, वहां पर क्या टाइम होगा। और एक साहब खड़े हैं 105 डिग्री वेस्ट में, वहां पर क्या टाइम होगा। ये सवाल आपने खुद सोल्व करना है, फिजिकल वालों ने खुद करना है, मुझे नहीं बताना, पहले मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। ऑनलाइन वाले भी प्लीज ये सवाल सोल्व कीजिए। सवाल है, एक साहब खड़े हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, वहां पर टाइम है दोपहर के 12 बजे हैं। तो ईस्ट में 75 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, और वेस्ट 105 डिग्री में टाइम क्या होगा। ठीक है, दफा एक कैसे कर दिया आपने, पॉसिबल ही नहीं है। वो बताता हूँ मैं, बताता हूँ। सोल्व करें जी, सादा तकसीम है, कोई लंबी कैलकुलेशन है ही नहीं। इसको नहीं देखना आपने, क्योंकि पेपर में आप इतना कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अपने जीके के पेपर में आपने मैक्सिमम एक सवाल को 1 या 1.5 मिनट देना होता है, तो ड्रॉ करने में आपको 5-6 मिनट निकल जाएंगे, सवाल रह जाएंगे। इधर हो गया 5 AM और उधर 5 PM। 5 AM वेस्ट एंड ईस्ट 5 और, ठीक है। ठीक है जी, आगे समझ। वैसे पाकिस्तान में इस तरह के सवाल अभी तक नहीं पूछे गए। यूपीएससी एग्जाम में इंडिया में वो बहुत आगे तक निकल गए हैं सवाल पूछने में। तो बस हमें इतना कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी है कि लैटिट्यूड लाइन से हम हमेशा फासलों को मेजर करती हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन हमेशा किसको मेजर करेंगे, टाइम को। जब पाकिस्तान हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कर लेंगे पाकिस्तान कितने तूल अर्ज बल्द, और वो उस तरह से हम जो पाकिस्तान की लोकेशन को रख लेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है। यही फर्क है। अच्छा, फिर सवाल था, पीएसटी स्टैंड फॉर क्या है, कल मैंने बताया था, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और जीएमटी स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। तो सवाल था, जीएमटी के टाइम में कितने घंटे मिलाएं तो पाकिस्तान का टाइम बनेगा। ऑप्शन था 1, 4, 5, 8। तो है 5 घंटे। जीएमटी के टाइम में 5 घंटे मिलाएंगे तो पाकिस्तान का टाइम बनेगा, मतलब पाकिस्तान उनसे 5 घंटे आगे। ईस्ट की तरफ से पाकिस्तान लाइन आप गिनेंगे मैप में देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे तो पाकिस्तान उस लाइन पे आ रहा होगा। हाँ जी, शुक्र करें, काफी मामला हम यूरोप से आ गए हैं। क्लियर है यहाँ तक। मार्कर एक किया। लिखते हैं जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। अब वही जो आप सवाल कर रहे थे टेम्परेचर वाला, उसकी बारी है। हमने लाइन पढ़ी थी इक्वेटर, आपको याद होगा लैटिट्यूड लाइन है, दुनिया के सेंटर में ड्रॉ की गई है 0 डिग्री पे। फिर हमने लाइन पढ़ी प्राइम मेरिडियन, नॉर्थ टू साउथ, ये भी 0 डिग्री पे थी, ऐसे ही है। फिर हमने एक लाइन पढ़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने डिग्री पे थी, नए वाले बताएंगे। 23.5 डिग्री, किस हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। 15 डिग्री और 30 डिग्री, तो 23.5 बनती है 15 और 30 के दरमियान। जब आप मैप ओपन करूंगा अभी, तो इस तरह से वो लाइन है।
तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएं, वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन 23.5 डिग्री पे है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में। ले रहे हैं यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा था आर्टिक सर्कल, वो कितने डिग्री पे है? एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है? नॉर्थ पोल कहाँ पे है? टॉप पे। और साउथ पोल कहाँ पे है? आप मेन हेडिंग आ जाएगी जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। जियोग्राफिकली अर्थ को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला इक्विटोरियल या टोरिड जोन जिसे कहा जाता है। अर्थ को जियोग्राफिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है इक्विटोरियल या टोरिड जोन। जिनका बोर्ड ब्लर है ना, वो काइंडली अपना कैमरा ऑफ करके ऑन करें, क्योंकि बाकियों को नजर आ रहा है। दूसरा जोन है टेम्परेट जोन। और तीसरा जोन है पोलर पेरिजिड जोन। जियोग्राफिकली अर्थ इज डिवाइडेड इन थ्री जोन्स। पहले नंबर पे इक्विटोरियल या टोरिड जोन, दूसरे नंबर पे टेम्परेट जोन, तीसरे नंबर पे पोलर पेरिजिड जोन। क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज का, इक्विटोरियल और टोरिड जोन फेसिस। ऑप्शन वन होगा हाई टेम्परेचर, ऑप्शन टू होगा मॉडरेट टेम्परेचर, ऑप्शन थ्री होगा लो टेम्परेचर, ऑप्शन फोर होगा नन ऑफ दीज। तो इक्विटोरियल या टोरिड जोन फेसिस हाई टेम्परेचर, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? इक्विटोरियल या टोरिड जोन क्या फेस करते हैं? हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है? ज्यादा गर्मी। अब ये जोन वहां पर कौन से है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर, इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? इक्विटोरियल या टोरिड जोन। तो यहाँ पर जो भी चीज होगी, जितने भी कंट्रीज आएंगे, जितनी भी लैंड होगी, वो क्या फेस करेगी? हाई टेम्परेचर, क्योंकि दुनिया का सेंटर बनता है और सूरज का फोकस सेंटर पे हमेशा रहेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर जब नीट करेंगे तो आपने 23.5 डिग्री, फिर इक्वेटर और 23.5 डिग्री लाजमी लिखना, ताकि आपको हमेशा याद रहे जब कभी भी आप नोट्स पढ़ें। वहां पर मैं वैसे मेंशन कर देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर टू 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर इंक्लूडिंग इक्वेटर, जितना भी कुछ आएगा इसमें, इस पूरे रीजन में क्या होगा? फेसिस हाई टेम्परेचर। तो जब आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख लीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ताकि हमेशा याद रहे। क्लियर? दूसरा सवाल, टेम्परेट जोन में क्या होगा? टेम्परेट जोन फेसिस मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेट जोन
फेसिस मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पर मौसम कैसा होगा, मोतदिल। अब ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग होगा और साउथ हेमिस्फीयर में अलग। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, ठीक है, ये वाला रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल तक, इस रीजन में जो चीजें भी आएंगी वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट, मोतदिल। क्लियर। वैसे ही आप साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर नीचे एंटार्क्टिक सर्कल तक, इसे भी कहेंगे टेम्परेट जोन। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो ऊपर है आर्कटिक, तो ऊपर वाला हो जाएगा आर्कटिक टेम्परेट जोन। आर्कटिक एक ओशन है जिसे उर्दू में कहते हैं बहरे मुंजमिद शुमाली, वो बहर जो जमा हुआ है कहाँ पे है, शुमाल में है। अंटार्कटिका भी क्या है, एक ओशन है, वैसे कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है। इसको कहा जाता है बहरे मुंजमिद जनूबी, वो ओशन जो जनूब में है। लिहाजा साउथ हेमिस्फीयर को हम क्या कहेंगे, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक। और नॉर्थ हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे, आर्कटिक। तो टेम्परेट जोन है हमारे पास अब दो, तो ऊपर वाला हम कहेंगे आर्कटिक टेम्परेट जोन और नीचे वाले को क्या कहेंगे, एंटार्क्टिक टेम्परेट जोन। और इन दोनों जोन्स में क्या होगा, फेसिस मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर मोतदिल होगा। ऑनलाइन वालों को जहां भी समझना है मुझे बता दीजिएगा, मैं कैमरा थोड़ा और इधर कर देता हूँ। क्लियर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल तक, साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके नीचे एंटार्क्टिक सर्कल तक। आर्टिक ओशन कहाँ पे है, नॉर्थ में टॉप पे, और एंटार्क्टिक कहाँ पे है, साउथ में। लिहाजा नॉर्थ पोल को हम कहेंगे आर्टिक टेम्परेट जोन और साउथ पोल को कहेंगे एंटार्क्टिक टेम्परेट जोन। क्लियर। तीसरा है पोलर फ्रिजिड जोन। अब आपको पोल का ऑटोमेटिकली पता है, पोल कौन से हैं, अर्थ के दो पॉइंट्स, ठीक है। तो फ्रिजिड किसे कहते हैं, जमा हुआ। अब ये दुनिया के दो कॉर्नर में टॉप है जहां पर सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंचती, लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। कई लोग लो टेम्परेचर को समझते हैं कि शायद जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो लो टेम्परेचर मीन्स बहुत ज्यादा सर्दी। तो पोलर फ्रिजिड जोन फेसिस लो टेम्परेचर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फेयर की तो आर्टिक सर्कल से लेके 90 डिग्री पोल तक, और अगर बात करें अंटार्कटिक सर्कल की तो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री पोल तक। ऊपर वाला हो जाएगा आर्टिक फ्रिजिड जोन और नीचे वाला हो जाएगा एंटार्क्टिक फ्रिजिड जोन। क्लियर है। ऑनलाइन वालों को यहाँ तो कुछ सवाल है तो प्लीज बता दें। अभी तक हमने जियोग्राफिकली अर्थ को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, इक्वेटोरियल या टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और पोलर फ्रिजिड जोन। और वहां पर मैंने बता दिया कौन कौन सी जगह कहाँ पे। अब आप कहीं से भी कहीं मूव करेंगे तो टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, जोन्स के हिसाब से। चाहे आप नॉर्थ टू साउथ आए या साउथ ऑफ कहीं भी जाएं, तो जिस जिस जोन में जाएंगे वहां पर आपको वैसा टेम्परेचर मिलेगा। क्लियर है। एवरीडे साइंस के सवाल बनेंगे, अब जो लिखवा रहा हूँ, वैसे ज्योग्राफी के नहीं है, लेकिन ये भी कर लें, सात, पाँच, छः, सात, आठ ही हैं। इक्विनक्स के बारे में सवाल आता है एवरीडे साइंस में। मिस नूर, आपका जो है ना वो नेट स्लो लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको जो है ना बोर्ड भी ब्लर नजर आ रहा है। बाकियों की तरफ से मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं आई, किसी और आपके जो है वो क्लास फेलो की तरफ से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कंप्लीट है मेरी तरफ सिस्टम में। इक्विनेक्स व्हेन डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल, जब दिन और रात बराबर हो जाए, मतलब 12-12 घंटे के हो जाए। वैसे इक्वेटर पर भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, वो जब हम लैंड पढ़ेंगे तब करेंगे। इक्विनेक्स मीन्स
व्हेन डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल। पेपर वुमन डेट आती है, दिन कब बराबर होते हैं, दिन और रात? 21 मार्च एंड 23 एक दफा तो पेपर में सवाल ही था कि इक्विनेक्स का मतलब बताएं। फिर सवाल पूछा कि जियोड का मतलब बताएं। तो इसी तरीके से कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, कब कब दिन और रात 12-12 घंटे के होंगे। 21 मार्च एंड 23 सितंबर। क्लियर। अब आपने यहाँ पर एक हेडिंग देनी है जिससे आगे काफी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। 21 जून हेडिंग दे दें। कोशिश करें जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिखें ताकि 4 एमसीक्यूज कवर होंगे इस हिसाब से। 21 जून हेडिंग होगी, आप इसमें लिखें जी ऑन 21 ऑफ जून, ऑन 21 ऑफ जून सनलाइट डायरेक्टली हिट्स नॉर्थ हेमिस्फेयर। 21 जून को क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जो है वो समझ लें, नॉर्थ हेमिस्फेयर की मिसाल है पाकिस्तान और साउथ हेमिस्फेयर की मिसाल है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है, स्टेटस लगना शुरू हो जाते हैं जी, सबसे लंबा दिन आ रहा है साल का। क्यों आ रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट नॉर्थ हेमिस्फेयर में पड़ती है, लिहाजा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्ट नाइट। तो पेपर में अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, या रात छोटी कौन सी होगी, या सनलाइट कब डायरेक्ट हिट करेगी। ऑन 21 ऑफ जून सनलाइट डायरेक्टली हिट्स नॉर्थ हेमिस्फेयर, हेंस लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्ट नाइट। अब मैं सपोज अर्थ हूँ, मेरे सामना नॉर्थ हेमिस्फेयर और बैक साइड है साउथ हेमिस्फेयर। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो रहा है साउथ हेमिस्फेयर में उसका उल्ट होगा। एक लाइन छोड़ नीचे लिखें, इन साउथ हेमिस्फेयर शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो रहा है साउथ हेमिस्फेयर में उसका रिवर्स होगा। पेपर वाला घुमा घुमा के पूछता है, वो आपसे पूछ सकता है साउथ हेमिस्फेयर में दिन या रात के बारे में बताएं, तो फिर आपने बस ये हिसाब याद रखना है। क्लियर है। अगली डेट है 22 ऑफ दिसंबर। अगली आप हेडिंग दे देंगे 22 दिसंबर। इसमें आप लिखेंगे ऑन 22 ऑफ दिसंबर ऑन 22 ऑफ दिसंबर सनलाइट डायरेक्टली हिट्स साउथ हेमिस्फेयर। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट कहाँ पे हिट कर रही होती है, साउथ हेमिस्फेयर। मतलब है कि जब जमीन रोटेट और रेवोल्यूशन के दौरान में होती है तो साउथ हेमिस्फेयर सूरज के आगे होता है फ्रंट। हेंस साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्ट नाइट। हेंस इन साउथ हेमिस्फेयर दे ऑब्जर्व लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्ट नाइट। वाइल इन नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होगा, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट। दिन छोटा, हमारे यहाँ जारी बात है सर्दी होगी तो हमारे यहाँ दिन छोटे और रातें लंबी। फिर आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता होंगे, पेरीहिलियन और अपहिलियन। पेरीजी एंड एपोजी, इन 4 टर्म्स का पता है आप लोगों को। ये पी से पेरीहिलियन और पी से पेरीजी और पी से पास पास लिंक है ये। पास पास याद रखिएगा। पेरीहिलियन जब जमीन का और सूरज का फासला कम हो जाए, जब जमीन सूरज के पास हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मिनिमम, या स्टेटमेंट चेंज करेगा वो, व्हेन अर्थ बिकम्स क्लोजर टू सन। तो आपने बस पास पास याद रखना है टी से। तो उसको क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन कहा जाता है उस पीरियड को।
तो पेपर में स्टेटमेंट को घुमा घुमा के पूछता है, तो हम लोग लिंक याद करवा लेते हैं, टी स्टैंड फॉर पास पास। जब भी वो पास आएंगे, स्टेटमेंट चाहे जो भी हो। तो दो तरह के स्टेटमेंट देखिए गए, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मिनिमम, या व्हेन द अर्थ कम्स क्लोजर टू सन। बात एक ही है, बस थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज करना था। एवरीडे साइंस में एसपीएससी में घुमाते हैं सवालों को। तो उसको क्या कहा जाता है? पेरिहीलियन। और जब जमीन और सूरज का फासला मैक्सिमम होगा, जमीन सूरज से दूर हो जाएगी, उसे कहा जाता है एपहीलियन। पॉसिबिलिटी है कि आपके जनरल नॉलेज में वो एवरीडे साइंस के सवाल डाल दे, क्योंकि आप लोगों की जो स्टेज है, एवरीडे साइंस के सवाल आना पॉसिबल है। तो हमारी तरफ से तो कोशिश है कि आपके एवरीडे साइंस का भी हो ना हो, लाजमी कुछ रहे ना बस। क्लियर है जी? उसके बाद है पेरिजी। क्या होता है? अब जमीन और चांद की बात हो रही है, जब जमीन और चांद आपस में करीब आ जाएं, स्टेटमेंट वही है, व्हेन अर्थ कम्स क्लोज टू मून, या व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज मिनिमम, उसे क्या कहा जाएगा? पेरिजी। यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, पास पास। और जब जमीन और चांद का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? एपोजी। ये टॉपिक एवरीडे साइंस के हैं, लेकिन जियोग्राफी में करवाना जरूरी होता है, फिर सही रहता है, समझ आ जाती है। उम्मीद है ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रही होगी। क्लियर है जी? फिर सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स का भी आपको आइडिया हो गई। सूरज ग्रहण कब होता है? ठीक हो गया। और जो है चांद ग्रहण कब होता है? जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही हो और जमीन सेंटर में आ जाए, ऐसे ही है। इस्लामिक स्टडीज में सवाल आता है नमाज कसौफ और नमाज खसौफ के बारे में। नमाज कसौफ कब पढ़ी जाती है और नमाज खसौफ कब पढ़ी जाती है? तो इसका फॉर्मूला खींचे, फॉर्मूला बनाने पड़ते हैं। खे स्टैंड फॉर नमाज खसौफ, और चे स्टैंड फॉर चांद। जब चांद ग्रहण होगा तो कौन सी नमाज पढ़ी जाएगी? नमाज खसौफ। तो हमने फॉर्मूला बनाया खींचे वाला। और नमाज खसौफ पढ़ी जाती है सूरज ग्रहण के वक्त। चलें। चलें जी, अब हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। डेजर्ट्स के बारे में लिखे, सहरा, जो हमने पढ़ने हैं कल से। कल हम लोग करेंगे थीमेटिकल मैप, एक ही दिन में सारे सहरा खत्म। पूरी दुनिया के जितने भी फेमस हैं हम सारे कर लेंगे, 30 40 50 के करीब कर लेंगे। डेजर्ट के लिए रेत का होना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। एनी लैंड, डेफिनेशन लिख लें, वन लाइनर सिंपल सी। एनी लैंड दैट रिसीव्स लेस देन 10 इंचेस रेन पर ईयर। ऐसी जगह, ऐसी जमीन जहां पर सालाना बारिश 10 इंच से कम होगी, उसे क्या कहा जाता है? उसे सहरा कहा जाता है। 10 इंच के साथ ब्रैकेट में लिख लें 25 सेंटीमीटर। ज्यादा डीप नहीं जाएगा, हम लोग जियोलॉजिस्ट नहीं है, मेट्रोलॉजिस्ट नहीं है, नहीं हमारा कोई ऐसा पेपर है तो बहुत डीप जाए। लेकिन एवरीडे साइंस की बात करें तो आपसे वो इंस्ट्रूमेंट पूछ सकते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेन, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। रेन गेज। ठीक है। तो हम कल जब पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में, तो पहली काइंड आएगी सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल से मुराद है गर्म सहरा। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ पे होंगे? वो सहरा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होंगे, उन सहरा को क्या कहा जाएगा? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, और वो गर्म होंगे। वाल आपने ये नहीं पूछना कि सहरा गर्म क्यों है, क्योंकि इन्हीं डिविजन्स की वजह से जो जहाँ पे होगा, वो उस हिसाब से कोई कोल्ड होगा, कोई सब ट्रॉपिकल होगा, जो समुद्र के साथ होंगे वो कोस्टल होंगे, और दो सहराएं जो पोलर होंगे।
क्यों पोलर होंगे? क्योंकि एक होगा नॉर्थ पोल पे और एक होगा साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे है आर्टिक ओशन, साउथ पोल पे है सदर्न ओशन। और ओशन जो है वहां पर सालाना बारिश 10 इंच से कम है, लिहाजा वो किस कैटेगरी में आएंगे? उनको सहरा कहेंगे। ओशन भी कहेंगे और सहरा भी कहेंगे। वो कल हम डिटेल में करेंगे। क्लियर? अभी वाटर बॉडीज का लिख लें, 2 मिनट रिवाइज कर लें, फिर वाटर बॉडीज स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश है कि 2-3 दिन में पूरी वर्ल्ड की वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ओशंस, सीज, लेक्स, आइलैंड्स और साथ में डेजर्ट्स कवर हो जाएं। स्पीड में लेके चलना, फिर माउंटेन्स में जाएंगे, अलग अलग एक ही दिन में हम सारा खत्म करते जाएंगे। जी करें, लेकिन ऐसा करना है जो मुतलका हो। गैर मुतलका ना हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो फिर आप इंतजार करें, वरना मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं सिर्फ आपको हंस के दिखा दूंगा। फिर वेट कर लें फिर जो है ना 15 मिनट, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग्स आपको पहुंचती हैं, आप पढ़ने के मूड में बैठे और बातें हो रही हो, तो फिर आपको बड़ा बुरा लगता है। नहीं नहीं, रिलैक्स नहीं होता, फिर गुस्सा आ रहा होता है। या आपका पेपर जरा करीब आने दें। पिक मैं आपको भेज दूंगा, खुद की ड्रॉ की हुई आपको भेज दूंगा, परेशान ना हो। इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं, वहां पर हर चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होगी डिफरेंट कलर्स में। अब जी हम बात करते हैं वाटर की। अर्थ पे दो चीजें मेन, एक है लैंड जो है 29% हिस्से में, और दूसरा है पानी जो है 71% एरिया में। अमूमन जनरल में सवाल देखा गया है, इस दुनिया में कितने फीसद पानी मौजूद है? 71%। क्लियर? अब उस 71% पानी के आगे मजीद सब डिवीजन है। पूछा जाता है ओशियंस और सीज की फॉर्म में कितने फीसद पानी है? 97%। इस 71% का 97% पानी जो है वो ओशियंस और सीज की फॉर्म में है। ग्लेशियर्स बर्फ से ढके हुए पहाड़, जहाँ पर टेम्परेचर इतना लो है कि बारिश भी हो तो वो जो है वो बर्फ की शक्ल में ही गिरती है, तो ग्लेशियर है 2%। जबकि फ्रेश वाटर, जिसे ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है, पीने के काबिल पानी, तो फ्रेश वाटर लिखे या ड्रिंकिंग वाटर लिखे एक ही बात है, यह है 1%। गूगल इसमें माइनर से डिफरेंस डाल सकता है, लेकिन पास पेपर के मुताबिक ये आंसर एग्जैक्ट सही है। दुनिया में पानी 71%, लैंड 29%, उस पानी का 97% ओशन और सीज के फॉर्म में, 2% ग्लेशियर और 1% फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। अब सबसे पहले डिफरेंस करना है ओशन एंड सीज का, वो लिख लीजिए जी। दोनों को हम सादा जुबान में समुंदर कहते हैं, अच्छी लैंग्वेज में हम ओशन को कहते हैं बहर और सी को कहते हैं बहीरा। ये डिफरेंस है। इनसे रिलेटेड सवाल भी अलग अलग आएंगे, बस मिक्स नहीं करने। ओशंस, पानी का बहुत बड़ा एरिया, अ लार्ज वाटर बॉडी whose बाउंड्री डज नॉट अटैच विद लैंड। ओशंस, पानी का बहुत बड़ा एरिया, जब वो किसी जमीन से अटैच होने लगता है तो सेंटर में सी आ जाता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ओशन पानी का बहुत बड़ा एरिया जो किसी भी जमीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होता। ओशंस किसी भी लैंड के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होंगे। क्लियर? सीज के बारे में लिखें। सीज आर स्मॉलर इन साइज देन ओशन। सीज ओशंस के निस्बत साइज में कम होंगे। whose बाउंड्री इज अटैच विद लैंड, विद एनी लैंड। और सीज की बाउंड्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमीन के साथ अटैच जरूर होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि सीज बेटे हैं और ओशियंस उनके बाप हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कराची के साथ कौन सा समुंदर है? अरेबियन सी, जिसे हम कहते हैं बहिरे अरब। अब सी की डेफिनेशन पूरी होगी कि सी किसी लैंड के साथ अटैच है। सी के नीचे जो मेन वाटर बॉडी है वो क्या आएगा? बहरे हिंद, जिसे कहा जाता है इंडियन ओशन।
तो डिफरेंस क्लियर हो गया तो फिर ही आप सवाल कर पाएंगे। अलग अलग सवाल आते हैं, सबसे बड़ा सी कौन सा है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे डीपेस्ट सी कौन सा है, सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो फिर जवाब चेंज है। अब लिखें जी टोटल ओशंस इन द वर्ल्ड। टोटल ओशंस की जब बात होगी तो वह है 5, इनका फॉर्मूला है पैसा। वो एक बात है कि 7 समुंदर है, हम कहते हैं 7 समुंदर पार। वो भी बता देता हूँ हम क्यों कहते हैं, लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल ओशंस है 5, जिनका फॉर्मूला है पैसा। पी स्टैंड फॉर पैसिफिक ओशन, जिसे उर्दू में हमने पढ़ा है बहर अल काहिल। दूसरा है अटलांटिक ओशन, बहर ओकियानूस। उर्दू के पोर्शन में सवाल था, अल्लामा इकबाल ने अपनी एक शायरी में एक समुंदर को बहर जुल्मात के नाम से पुकारा, समुंदर का नाम बताएं। बहर ओकियानूस के अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बहर जुल्मात के नाम से पुकारा है। ये उर्दू में सवाल था, उर्दू के पोर्शन में। तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन, बहर हिंद। फोर्थ नंबर पे है सदर्न साउथ, देखिए ERN तो बन जाएगा सदर्न ओशन, जिसे उर्दू में आपने पढ़ा है बहरे मुंजमिद जनूबी। वो बहर जो जमावर कहाँ पे है, साउथ में है, और साउथ में है एंटार्क्टिका। लिहाजा सदर्न ओशन को क्या कहा जाता है, एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। सदर्न ओशन इज ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन। क्लियर। लास्ट है आर्कटिक ओशन, उर्दू में इसका नाम है बहरे मुंजमिद शमाली। वो पानी का बहुत बड़ा एरिया जो जमा हुआ है कहाँ पे है, शमाल में। क्लियर है। ये 5 ओशन है। पेपर में सवाल आता है विच इज लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक। सेकंड लार्जेस्ट ओशन, अटलांटिक। सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन, सदर्न। अदर नेम इज एंटार्क्टिक। स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक। थर्ड लार्जेस्ट कौन से, इंडियन। क्लियर है। इसमें और एमसीक्यूज ऐड करें। एवरेज डेप्थ ऑफ ओशंस 3688 मीटर। गूगल अलग अलग आंसर करेगा, एआई अलग जवाब देगा, डीप सीक अलग जवाब देगा। डीप सीक से कोशिश करें चाइना के बारे में ना इंफॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव ही हर चीज बताएगा, नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। तो इस तरह का जनरल नॉलेज लेना हो तो मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्ट गूगल से ही पूछना है, अगर पूछना है तो। वो व्हाट्सएप या एआई से ना पूछेगा, वहां पे इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो एवरेज गहराई ओशन की कितनी है, 3688 मीटर इन 5 ओशन की, जो बनती है तकरीबन 12100 फीट। सवाल ऑब्जर्व किए गए जनरल नॉलेज में, कभी वो फुट में पूछ लेता है, कभी फीट मीटर में, तो दोनों तरह से याद करना होता है। तो एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल ओशंस 3688 मीटर, जो बनती है 12100 फीट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ, गहराई मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है, फैथोमीटर। ये भी ऐड कर लें, एवरेज साइंस का सवाल बनेगा। फैथोमीटर is an instrument used to measure depth. क्लियर है। एक और एमसीक्यू लिखें, पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड, पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड ऑन ईस्ट ऑफ एशिया। जब आप मैप ओपन करेंगे तो पैसिफिक ओशन कहाँ पे आप देखेंगे, एशिया के ईस्ट में। क्लियर। सपोज ये यहाँ पे, सपोज ये एशिया, इसकी लोकेशन है ईस्ट, यहाँ पर है सारा पैसिफिक ओशन, और ये नीचे आ गई है इक्वेटर लाइन। ठीक है, वो मैप पे अभी दिखा देता हूँ, मैं एक दफा जुबानी स्केच बता दूं।
तो इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला भी पैसिफिक और नीचे वाला भी पैसिफिक है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक और नीचे वाला हो जाएगा साउथ पैसिफिक। इसी तरीके से दुनिया के सेंटर में आता है तकरीबन अटलांटिक। ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दरमियान अभी मैप में दिखा देता हूँ। तो ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला हो जाएगा साउथ अटलांटिक। तो वो दो दो करके हम कहते हैं कि 7 समुद्र हैं। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कितने ऑप्शन है तो क्या आंसर देंगे? 5। वो इक्वेटर की वजह से डिफरेंस किया गया कि नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक, ताकि फर्क पता चले। वरना ऑप्शन हमें 7 ही लगाने हैं, इसलिए सादा जुबानों में 7 समुद्र पार करते हैं। मैप ले हैं जी। अब मैप की बारी आ गई है। कल इंशाल्लाह वाटर बॉडीज में मुझे 2 दिन चाहिए, क्योंकि वाटर बॉडीज के सवाल बन जाएंगे तो 10 पेजेस के। या कल वाटर बॉडीज करेंगे या डेजर्ट्स करेंगे, लेकिन हमने इनको दिनों में ही खत्म करना है। 2-3 दिन में ही खत्म कर दूंगा मैं। वो चेयर को थोड़ा आगे कर लें, वहां पे खड़े हो जाए, यहाँ से नजर नहीं आएगा। इसको थोड़ा साथ मिला लें। कोशिश करनी है मैप आपको जो है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, स्केच बन जाए, चाहे देसी तरीके से क्यों ना हो जाए। ऑनलाइन वाले जो है पिंच कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं स्क्रीन को। तो पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में करेंगे। दुनिया में 7 बड़े आजम है। ठीक है, लिस्ट भी लिखवा देता हूँ। 7 बड़े आजम कौन से हैं? ये है जी ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और नीचे एंटार्क्टिका। अगर हम ओशंस की बात करें तो पैसिफिक कहाँ पे? एशिया के ईस्ट में ये खड़ा है पैसिफिक। अब कुछ कहेंगे यहाँ पर वेस्ट में क्यों है? क्योंकि मैप खोल के दिया हुआ दुनिया राउंड है। जो साइड ईस्ट पे है वो जब इसको नीचे फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? तो पैसिफिक की लोकेशन हमने दिमाग में क्या बिठाई? एशिया के ईस्ट में, दाईं तरफ। क्लियर? आर्कटिक ओशन कहाँ पे है? दुनिया के नॉर्थ में, जो सारा बर्फ का जमा हुआ है। 2 ओशन की लोकेशन क्लियर हो गई। पैसिफिक ईस्ट में, आर्टिक नॉर्थ में। एंटार्क्टिक कहाँ पे है? जाहिर सी बात है साउथ में है। 3 ओशंस की लोकेशन क्लियर। पैसिफिक ईस्ट में, आर्टिक नॉर्थ में, और सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन साउथ में। अब अटलांटिक कहाँ पे है? अटलांटिक 2 मेन कॉन्टिनेंट्स आपने याद रखने हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान ये एस फॉर्म बनाता है। वैसे 4 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। एक तरफ है यूरोप, एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है अफ्रीका और उससे नीचे है साउथ अमेरिका। तो आप 2 मेन कॉन्टिनेंट्स याद रखें। अटलांटिक कहाँ पे है? बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अब 4 के लोकेशन याद हो गए में, आर्टिक नॉर्थ में, पैसिफिक ईस्ट में, अटलांटिक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान, और अंटार्कटिका साउथ में। अब रह गया सिर्फ इंडियन। इंडियन ओशन जो है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और सदर्न ओशन के दरमियान में है। अब 3 कॉन्टिनेंट्स याद कर लें। कहाँ पे है इंडियन ओशन? ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में। इसके लोकेशन की वजह से इसको हाफ ओशन कहा जाता है। याद रहेगा? ये आपने दिमाग में सादा स्केच याद रखना है। इससे आपको जो है फिर सीज याद करने में आसानी होगी, क्योंकि सीज को हमने जो है वो याद करना होता है जी। ईस्ट साइबेरियन सी कहाँ पे है, लेप्टिक सी कहाँ पे है, कारा सी कहाँ पे है, बेरेंट कहाँ पे है, ग्रीनलैंड कहाँ पे है, या बेफर्ट सी कहाँ पे है। तो सारे सीज का लिंक किससे है? आर्टिक ओशन से। पहले ओशन आएगा, फिर सीज आएंगे, फिर आगे कोई ना कोई लैंड आएगी। तो जितना ज्यादा आप स्केच दिमाग में बिठा लेंगे आपके लिए उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, आपने बस राइट लेफ्ट ही करना है और ये क्लियर हो जाएगा। कल हम इसे प्रॉपर आगे लेके चलेंगे। एक एक सवाल मैं आपको लिखवाऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। हाँ जी, 5 बज गए हैं जी, इसके बाद जो है ना। कौन सी जी? मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करने में, फिर आते असलम का नाम लिख जाएगा। रिपीट इन 1 मिनट? क्या रिपीट कर दूं जी? इमरान भाई बता दें मुझे जल्दी से। ऑप्शंस को रिपीट कर दूं?
आपने मैप ओपन करना है, हमारे पास